उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव के बाद रविवार को तीसरे चरण की वोटिंग है। पश्चिमी हिस्से में धर्म के मुद्दे पर लड़ा गया चुनाव शिफ्ट होकर अब यूपी में परिवारवाद की पिच पर आ गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिंता हो रही है कि अखिलेश के चाचा को बैठने के लिए कुर्सी का हत्था क्यों मिला, और अखिलेश यादव खुश हैं कि इस बार परिवार साथ है। अब आपको यह समझना है कि परिवार की पॉलिटिक्स पर आए तीसरे चरण में जीत की दस्तक कौन देगा। खुशी की बात है कि सब साथ हैं आज। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है। दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। तीसरे चरण का प्रचार भले थम गया, लेकिन हवा किसकी चल रही है जनता तय करेगी। जहां खास बात रही 2016 के परिवार के झगड़े के बाद एक साथ पहली बार मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एकजुट होकर पार्टी के लिए प्रचार करना। आज हम देख सकते हैं कि नेताजी तो पहले से ही साथ थे और आज सब लोग साथ हैं। चाचा जो पार्टी हालांकि दूसरी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो ये खुशी की बात है कि सब साथ हैं आज। हम साथ साथ है वाली इसी पॉलिटिक्स की तस्वीरों में प्रचार रथ में आगे 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव बैठे, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव। चाचा शिवपाल अपने भाई मुलायम सिंह की सीट के पीछे जाकर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वो आकर प्रचार के दौरान मुलायम सिंह की सीट के हत्थे पर बैठ गए। यही तस्वीरें सामने आई जिनके आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हैं। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। मैंने तो पूरा आशीर्वाद दे दिया है, नेता मान लिया है और 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में परचम फैलाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो इसलिए हम लोग एक हो गए। अब 2 सवाल हैं। पहला, समाजवादी परिवार को एकजुटता दिखाते हुए क्यों प्रचार करना पड़ा, और दूसरा सवाल, परिवारवाद पर वार करने वाली बीजेपी को क्यों शिवपाल यादव से सहानुभूति होने लगी। इस सवाल का जवाब तीसरे चरण की सीटों में हार जीत के समीकरण में छिपा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। 16 में से 8 जिले की 28 सीटें यादव बाहुल्य आबादी वाले समाजवादी परिवार के इलाके की हैं। 2012 में अपने ही गढ़ की 28 में से 26 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2017 में अपने ही इलाके की 28 में से 6 सीट सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी जीत पाई थी। यही वजह है करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के लिए भी मुलायम सिंह खुद वोट मांगने पहुंचते हैं। सभा में जब वो भाषण देने खड़े होते हैं, मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुलायम सिंह के भाषण के दौरान ही भतीजे धर्मेंद्र यादव आगे आकर एक कागज देते हैं। इसके बाद बुजुर्ग समाजवादी नेता मुलायम सिंह वोट देने की अपील करते हैं। राजनीति उस पर भी हो गई। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी
भावना है उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी वोट से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। अखिलेश यादव का अपने परिवार की एकजुटता दिखाने और योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी परिवार पर सवाल उठाने के पीछे वजह तीसरे चरण का वोट गणित है। 2017 में तीसरे चरण की 59 में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी को पिछली बार परिवार के झगड़े के कारण घर का इलाका होने के बावजूद भी थर्ड फेज में कुल 8 सीट पर जीत मिल पाई थी। बीएसपी 1 और कांग्रेस 1 सीट पर जीते थे। पिछली बार तीसरे चरण के चुनाव के नतीजों ने ही तय कर दिया था कि बीजेपी की लहर है, लेकिन इस बार तीसरे चरण तक किसी की भी लहर एक तरफा नहीं दिखती। क्या इसीलिए परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव अभी शिफ्ट कर दिया गया है? इटावा से राहुल श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक। 2017 में तीसरे चरण तक 172 सीटों पर हो चुके चुनाव में बीजेपी ने 140 सीटें जीत ली थी। थर्ड फेज में बीजेपी ने जो जीत 5 साल पहले हासिल की थी, वो पिछले 3 दशकों में किसी भी चरण में हासिल हुई सबसे बड़ी विजय थी। क्या यही कारण है कि यादव बेल्ट, अवध से सटा हिस्सा और बुंदेलखंड की सीटों के चुनाव में लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठाकर तीसरे चरण में अपनी जीत बीजेपी दोहराना चाहती है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के कटघरे में खड़े करने की सियासत होती आई। पहले पूरे परिवार को जान लीजिए। शुरुआत मुलायम सिंह यादव के बाबा से। उनका नाम मेवाराम था। उनके 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए। भाइयों में मुलायम सिंह तीसरे नंबर के और शिवपाल सिंह सबसे छोटे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से पहली शादी की। अखिलेश उनके बड़े बेटे हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। मुलायम सिंह की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। मुलायम सिंह के सबसे बड़े भाई अभयराम हैं, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रतन सिंह यादव हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव रतन सिंह के पौत्र हैं। तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी से हुई है। मतलब तेज प्रताप लालू के दामाद भी हैं। मुलायम के 5 भाइयों में चौथे नंबर पर राजपाल सिंह यादव का नाम आता है। राजपाल मुलायम से छोटे हैं। राजपाल के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में हैं। अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं, जो 2017 में अलग होकर नई पार्टी बना चुके हैं। शिवपाल जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। उनके बेटे आदित्य यादव भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे। 2019 में हार गए। यही कारण है कि परिवारवादी राजनीति का आरोप अखिलेश यादव के परिवार पर अब भी लगाया जा रहा है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे
ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। परिवारवाद की परसेप्शन से इस बार के चुनाव में निकलने के लिए अखिलेश यादव ने एक रणनीति अपनाई। कैसे, ये जानिए। इस बार विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह के परिवार से सिर्फ अखिलेश और चाचा शिवपाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवादी राजनीति के कटघरे से शायद बाहर निकलने के लिए ही शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को भी टिकट नहीं दिया गया। धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार उन्हें भी नहीं उतारा गया। खुद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप, अक्षय और डिम्पल यादव लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई नहीं उतारा गया। पहले की तरह इस बार यादव परिवार भी पूरा चुनाव प्रचार में उतरा हुआ नहीं दिखाई देता। क्या यही कारण रहा कि इस बार के चुनाव में परिवारवादी ठप्पे से बाहर निकलने का राजनीतिक परसेप्शन बनाते अखिलेश यादव को घेरने के लिए पहले अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराया गया? सबसे योग्य थी और सबसे योग्य ने राष्ट्र आराधना के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं कहता हूं अपर्णा यादव के सामने अखिलेश यादव बहस कर ले, आमने सामने बहस हो जाए, पता लग जाएगा कौन व्यक्ति कितना योग्य है। उन्होंने गौ सेवा का काम किया, दिव्यांगजनों के लिए काम किया, अनेक कार्यक्रम किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच को देखिए, आपने देखा होगा वो टिकट के लिए बीजेपी में नहीं आई, बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी के राष्ट्र आराधना के कार्य के साथ मैं जुड़ने के लिए आई हूं, मैं तो उसी में काम करूंगी। ऐसे ही परिवार एक हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में लहर आ गई। और देखिए ये थर्ड फेज है। अब थर्ड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश यादव के लिए दरअसल इस बार जो परिवार ताकत बना है वही 5 साल पहले बड़ी कमजोरी बन गया था, जब परिवार और पार्टी दोनों में दो हिस्से हो गए थे। ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक का है कि ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल। पार्टी का झगड़ा ही था जिसने अपने ही घर की 28 में से सिर्फ 6 सीट पर समाजवादी पार्टी को समेट कर रख दिया था। तीसरे चरण के 16 में से 10 जिलों में बीजेपी ने किसी और का खाता भी 2017 में नहीं खुलने दिया था। इसीलिए अब जब परिवार एकजुट समाजवादी दिखता है तो बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा प्रमुखता से इस चरण में उठा रही है। इटावा से राहुल श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक। हिजाब विवाद में सोमवार को भी अदालत में सुनवाई चलेगी। आज भी कर्नाटक में हिजाब के विवाद में छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा के मुकाबले हिजाब के अधिकार को प्राथमिकता देने का विवाद इतना बड़ा क्यों बनता गया? क्या धर्म को लेकर इतनी ही प्रतिबद्धता सभी की है? चित्रदुर्ग जिले में महिला पुलिसकर्मी और हिजाब पहनी छात्राओं के बीच विवाद होता है, जहां हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश और कर्नाटक में अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आए निर्देश के आधार पर महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को हिजाब में जाने से रोका। इसके बाद काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बेंगलुरु में छात्राओं ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनकर आने पर परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा। हमको हिजाब अलाउड नहीं है क्लास के अंदर। वो प्रिंसिपल बोले हैं कि अगर क्लास के अंदर आने का है तो आपको हिजाब निकालना पड़ेगा, वो हम नहीं मान रहे, इसीलिए हमको अभी एग्जाम लिखने से मना कर रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं। यहाँ भी कई छात्राएं हिजाब पहन कर आने पर कॉलेज के बाहर रोक दी गई। गेट के बाहर ये बैठी हुई नजर आई। कर्नाटक के तुमकुर में इंग्लिश पढ़ाने वाली शिक्षिका ने हिजाब हटाकर पढ़ाने आने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लिख दिया कि हिजाब पहनने से रोका तो बच्चों को पढ़ाने नहीं आ सकती। कर्नाटक की यादगिरी में सरकारी कॉलेज में हिजाब उतार कराने से छात्राओं ने मना कर दिया। नो एक्स्ट्रा
कोडागू जिले में गेट के बाहर शुक्रवार को भी छात्राएं खड़ी रही। उन्हें हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं मिली। इन सभी छात्राओं को परीक्षा, पढ़ाई और धार्मिक रीति रिवाजों तीनों की चिंता है। हमारे इंसाफ हमें मिलना चाहिए, इतना ही हमें ये नहीं निकल के जाए, कुछ भी नहीं हो जाए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हिजाब भी चाहिए। हिजाब डाल के क्लासरूम को हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर चाहिए, एग्जाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ से। कोई इसे जिद कहता है, कोई अपना अधिकार। दरअसल देश में अपने अपने धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए बड़ी स्वीकार्यता नजर आती है। CSDS लोकनीति की 2016 में हुए सर्वे के मुताबिक महिलाओं के घूंघट करने के सवाल पर 68% लोगों ने इसे सही माना, 15% ने खारिज किया, 17% लोगों ने कोई राय नहीं रखी। माथे पर तिलक लगाने को लेकर 73% लोगों ने इस पर सहमति जताई, 9% की राय में ये ठीक नहीं, 18% लोगों ने कोई राय नहीं दी। घर और मस्जिद के अलावा टोपी पहनने के सवाल पर 65% की राय में ये सही है, 16% ने इसका विरोध किया, 19% ने कोई विचार नहीं जताया। दाढ़ी रखने की ओपिनियन पर जब पूछा गया तो सर्वे में 68% ने इसे ठीक कहा, 13% ने गलत बताया, 19% ने कोई राय नहीं दी। जबकि चोटी रखने के सवाल पर 65% ने इसे स्वीकार किया, 11% लोगों ने अपनी राय में से खारिज किया, 24% ने इस पर कोई विचार नहीं दिया। पगड़ी या कड़ा कृपाण के साथ रखने के सवाल पर 63% लोगों ने इसे ठीक कहा, 11% की राय में गलत है, 26% ने कोई राय नहीं रखी। जबकि धोती या पायजामा सार्वजनिक जगहों पर पहनने को लेकर 67% लोगों की राय में ये सही है, 12% ने इसको खारिज किया, 21% ने कोई राय नहीं रखी। इस तरह एक बड़ा वर्ग हर धर्म का ऐसा है जो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए सहमति मजबूती से जताता है। बेंगलुरु से शीजा और नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में महिलाओं का अपमान करना अपराध माना जाता है, अपराध है भी, लेकिन अगर एक केंद्रीय मंत्री ही सड़क की तुलना हेमा मालिनी के गाल से करते हुए महिलाओं के सामने ही हंसने लग जाएं, तो क्यों ना दस्तक दी जाए। सबसे पहले सीधे परिचय सुनिए। जनरल के हितैषी केंद्रीय मंत्री, हमारे क्षेत्रीय सांसद सम्माननीय कुलस्ते जी, हम सब के बीच। ये देश के इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जल नल योजना का शिलान्यास करने पहुंचे। महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर मंत्री जी की आंखों का पानी कितना सूख चुका है, इस बयान से समझिएगा। उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड। अपनी पार्टी की महिला सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का नाम लेकर जब ये उनके गाल जैसी सड़क बनाने की बात करते हैं तो इनके हाथ का इशारा देखिए और देखिए बगल में खड़ी हुई महिलाओं को, जिनके सामने ऐसी बात कहने से केंद्रीय मंत्री को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड। काश फग्गन सिंह कुलस्ते ने खुद अपनी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी का पिछले साल दिया गया ये बयान सुना होता। ऐसा करना नहीं चाहिए। If normal common people talking, you can adjust that. But if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is. I don't think it's in a good taste. Any women should not be used for saying, that. फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे ही जनप्रतिनिधियों को कम से कम पहले अपने विभाग के या दूसरे इंजीनियर से समझ लेना चाहिए कि सड़क अच्छी बनती है तो उसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। इसके लिए हेमा मालिनी के गालों से तुलना करने की फिर जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। डेविड सूर्या, डिंडौरी, मध्य प्रदेश, आज तक।